आज का वीडियो आप सभी एएनएम कैंडिडेट के लिए 57 नंबर का ये वीडियो होने वाला है, जहां पे हम बहुत ही शानदार एमसीक्यू देखेंगे। तो देखिए, आप सभी एएनएम के कैंडिडेट हैं तो आपको वीडियो ज़रूर देखना चाहिए और सारे ग्रुप में शेयर करना चाहिए, क्योंकि मात्र एक यही चैनल है राहुल मिश्रा नर्सिंग, जहां पे आपको कंटिन्यू अभी भी तैयारी कराई जा रही है और पूरे जो है लास्ट तक एग्ज़ाम तक कराया जाएगा। तो आप लोग ज़रूर इसे फॉलो करें और जहाँ पे भी आपको दिक्कत होते हैं, नहीं समझ में आते हैं, कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, एक्वस ह्यूमर कहाँ से स्रावित होता है। देखिए, एक्वस ह्यूमर आपके आँख का एक द्रव्य होता है, ठीक है, जिसको बढ़ने से आपको पता है कि ग्लूकोमा भी होता है, क्योंकि ये प्रेशर उत्पन्न करता है बढ़ने से, तो ग्लूकोमा भी होता है। एक्वस ह्यूमर्स कहाँ से स्रावित होता है, तो ये स्रावित होता है सिलियरी बॉडी से। कहाँ से? सिलियरी बॉडी से। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, एक पतली ट्रांसपेरेंट लेयर ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है ना, एक पतली सी लेयर है जो ट्रांसपेरेंट है, लेयर है, ट्रांसपेरेंट लेयर है म्यूकस मेम्ब्रेन का, द आईलिड एंड कवर द आई बॉल। कहता है वह पतली लेयर जो आई बॉल को कवर करता हो, आईलिड को कवर करता हो, जो ट्रांसपेरेंट हो, तो उस झिल्ली को क्या बोलते हैं, तो उसे कंजक्टिवा बोलते हैं। कंजक्टिवा एक पारदर्शी पदार्थ है जो एक झिल्ली के रूप में है, जो आईलिड और आई बॉल को कवर करता है, ठीक है, उसे कंजक्टिवा कहते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। कहता है यहाँ पे, हरे रंग के बलगम ग्रीनिश टिंग स्पुटम किसमें उपस्थित होता है। देखिए, ग्रीनिश टिंग स्पुटम निमोनिया में भी उपस्थित होता है, लेकिन स्यूडोमोनास इन्फेक्शन इसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है ना। ग्रीनिश टिंग स्पुटम, हरे रंग का बलगम, स्यूडोमोनास इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहता है हाइपरोपिया, ठीक है ना। हाइपरोपिया का अर्थ क्या है? हाइपरोपिया का मतलब होता है दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष कहा जाए तो उसमें नज़दीक की वस्तुएं धुंधला दिखाई देते हैं, जबकि दूर की वस्तुएं क्लियर दिखाई देते हैं, ठीक है। तो हाइपरोपिया एक दूरदृष्टि दोष को बोलते हैं, तो इसे हम लोग फार साइटेडनेस बोलते हैं। क्या है? फार साइटेडनेस बोलते हैं, यानी दूरदृष्टि दोष, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एनोरेक्सिया का अर्थ क्या होता है? तो एनोरेक्सिया का मतलब होता है लॉस ऑफ एपेटाइट, ठीक है। लैक हो या लॉस हो, मतलब भोजन की इच्छा में कमी, भोजन में कमी, यही लॉस ऑफ एपेटाइट होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इंक्रीज एपेटाइट नहीं होगा, नॉर्मल एपेटाइट नहीं होगा, डिफिकल्ट एंड स्वेलिंग नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्न में से किस रोग में मर्फी साइन दिखाई देता है। मर्फी साइन किस में दिखाई देता है? तो आप लोग को यहाँ पे देखना है मर्फी साइन किस में दिखाई देता है। तो मर्फी साइन जो होता है, मर्फी साइन पॉजिटिव होता है कोलीसाइटिस में, ठीक है। कब से? कोलीसाइटिस। कोलीसाइटिस जिसे हम लोग बोलते हैं इन्फ्लामेशन ऑफ गाल ब्लडर, ठीक है। पित्ताशय के इन्फ्लामेशन को कोलीसाइटिस बोलते हैं, और उसमें ही जो है मॉर्फी साइन पॉजिटिव दिखता है, जहाँ पे पेट में चुभन सा एकदम शार्प पेन होता है, और स्पर्श करने पर, ऊपर में स्पर्श करने पर, दाएं साइड में पेट के दाएं साइड में पेट के ऊपर स्पर्श करने पर पाल्पेट होता है और चुभन जैसे दर्द होता है, वही कोलीसाइटिस में मर्फी साइन पॉजिटिव दिखता है, ठीक है। कहता है हेपेटाइटिस बी इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है। देखिए, हेपेटाइटिस बी का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है 1.5 महीने से लेकर जो है आपको बहुत, लगभग मैं बता दूं कि 1.5 महीने से लेकर यह जो है 3 महीने 6 महीने तक जो है दिखता है। बात समझ गए ना। तो ये जो है आपके हेपेटाइटिस बी का यह लॉन्ग पीरियड का बीमारी होता है। तो जो भी लॉन्ग पीरियड का क्रोनिक बीमारी होता है उसका इंक्यूबेशन पीरियड भी क्रोनिक ज़्यादा ही होता है। समझ गए। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से देख लीजिए, निम्न में से किसके डायग्नोसिस में ग्लास्कोकोमा GCS का उपयोग किया जाता है। मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ग्लास्कोकोमा स्केल एक पैमाना है जिसमें जो व्यक्ति कोमा में चला जाता है किसी भी समस्या के कारण, तो उसके कोमा में हम लोग पता करते हैं कि व्यक्ति कितना ज़्यादा जो है सिंसियर है या नहीं है, यानी मीन्स कहा जाए तो व्यक्ति कितना ज़्यादा अवेयर है चीज़ों से या कितना बेहोश है, इसको पता करने के लिए, सीधा कहा जाए तो कॉन्शियस लेवल पता करने के लिए ग्लास्कोकोमा का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है।
तो आपको पता होना चाहिए कि न्यूरोलॉजिकल जो प्रॉब्लम होता है, ब्रेन में अटैक होता है, तो उससे व्यक्ति कोमा में चला जाता है, उससे व्यक्ति कॉन्शियसनेस में क्षति होता है। तो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम में जो है हम लोग जीसीएस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इनलार्जमेंट ऑफ हेड यानी सिर का बढ़ना है, सेपरेशन ऑफ क्रेनियल सुचर लाइन यानी क्रेनियल सुचर लाइन का अलग होना, हेड का बढ़ा होना यानी बड़ा होना किस रोग के लक्षण है। तो देखिए मैं बता दूं, इनमें सब में जो लक्षण होता है अलग होता है। हाइड्रोसिफलस में सिर बढ़ता है, बड़ा हो जाता है, इनलार्ज हो जाता है, और जब सिर इनलार्ज होता है तो जो सुचर लाइन है वह अलग अलग हो जाता है। तो इसी ए हाइड्रोसिफलस में ही होते हैं, सामान्य से अधिक सिर बड़ा हो जाता है क्योंकि उसमें पानी भरा होता है। ठीक है, और थपथपाने पर मटके जैसे आवाज़ आता है। ठीक है, आगे है यहाँ पे बाकी मेनिंजाइटिस, पेप्टिक अल्सर, एमआईए तो सब समस्या है अलग अलग। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्न में से कौन सा लक्षण हाइड्रोसिफलस का लक्षण है। हाइड्रोसिफलस का लक्षण हेड इनलार्जमेंट सही है, बल्गिंग फोंटनिल सही है यानी जो आगे का सिर है वो उसमें उभार आ जाता है। ठीक है, सेपरेशन ऑफ क्रेनियल लाइन सुचर तो ये भी होगा, ए और ए तो अभी देखे हैं तो इसलिए तीनों होगा, उपरोक्त सभी इसका लक्षण होता है। ठीक है ना, फुट और थपथपाने पर फूटे मटके जैसे आवाज़ भी आता है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, अगर ऑप्शन में रहता तो ये भी मारते हैं। आगे है, निम्न में से हाइड्रोसिफलस का चिकित्सीय उपचार क्या है। हाइड्रोसिफलस का मेडिकल ट्रीटमेंट क्या है। तो हाइड्रोसिफलस में वेंट्रिकुलर शंट किया जाता है। ठीक है, शंट मतलब ब्रेन में पानी भरा है, वहाँ एक नली डालकर और निचले कहीं पेट के लिए में उस पाइप को जोड़ा जाता है। ठीक है ना, तो वही शंट हो जाता है। तो वेंट्रिकुलर शंट किया जा सकता है। रिमूव ऑफ सिस्ट, ट्यूमर, हेमोटोमा इफ दे आर प्रेजेंट। हाइड्रोसिफलस में अगर कोई सिस्ट, कोई ट्यूमर, कोई ब्लड का थक्का अगर बना है तो उसे हटाया जाता है। ठीक है, वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल शंट तो ये भी शंट होता है, ये भी शंट होता है, और सिस्ट को या ट्यूमर को हटाया भी जा सकता है अगर वो उपस्थित हो तो। ठीक है, तो इसमें शंट काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है ना, और बाकी ये सब तो हैं ही, तो इसलिए उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका उपचार में। ठीक है, आगे है, रेज सिंड्रोम की क्या विशेषता है। रेज सिंड्रोम की क्या विशेषता है। तो रेज सिंड्रोम की विशेषता है कि यह फैटी इन्फ्लेंटेशन ऑफ लीवर एंड ब्रेन देन डिजेनरेशन, कहता है कि लीवर और ब्रेन के जो फैटी उसमें इनफिल्ट्रेशन होता है जिससे ब्रेन और लीवर का डीजेनरेशन होने लगता है यानी सेल डेड होने लगता है। रेज सिंड्रोम यही होता है, बात समझ गए, रेज सिंड्रोम। तो वही चीज़ है मैंने जो आपको बताया कि रेज सिंड्रोम जो है एक फैटी मतलब एक टाइप से सूजन होता है इसके कारण ब्रेन और लीवर में। ठीक है ना, तो यही रेज सिंड्रोम होता है, इसको ध्यान रखिएगा कि यह ब्रेन और लीवर में एक सूजन जो है होता है रेज सिंड्रोम के कारण। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। आगे यहाँ पे है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 13 नंबर है, कहता है कि पॉजिटिव कर्निंग साइन क्या है। तो पॉजिटिव कर्निंग साइन जो होता है ये क्या है, हमसे ये पूछ रहा है, बात समझ गए। तो पॉजिटिव कर्निंग साइन यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। पॉजिटिव कर्निंग साइन रिफ्लेक्स फ्लेक्शन ऑफ द हिप व्हेन द नीज इज फ्लेक्सड। कर्निंग साइन के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए कर्निंग साइन में जब आप अपने हिप को फ्लेक्स करते हैं, ठीक है, और जब हिप को फ्लेक्स करते हैं, नी को फ्लेक्स करते हैं, तो आपके जो है दर्द होता है। ठीक है, यानी यूँ कहा जाए तो मैं आपको यहाँ पे हिंदी में बता देता हूँ। सबसे पहले तो ये जान लीजिए, कर्निंग साइन अगर पॉजिटिव होता है तो कर्निंग साइन पॉजिटिव किस में होता है, मेनिंजाइटिस में होता है। किस में होता है, मेनिंजाइटिस में जो है होता है कर्निंग साइन पॉजिटिव। कर्निंग साइन पॉजिटिव में होता यह है कि जैसे बच्चा को या किसी व्यक्ति को पीठ के बल लेटा दिया, ठीक है ना, यानी जिसे हम लोग चित्त बोलते हैं, पीठ के बल लेटा दिया। ठीक है, पीठ के बल लेटा दिया तो उसको जो है कोई एक पैर को उठाया जाता है। ठीक है, वो लेटा हुआ है, उसके एक पैर को उठाया जाता है, सीधा किया जाता है हिप के साइड से, कूल्हे के साइड से। और जब हिप को सीधा किया जाता है तो हिप को सीधा कर लेने के बाद अब जो घुटना है
उस नी के एरिया से फ्लेक्स किया जाता है, यानी घुटने के एरिया से अब उसे सीधा किया जाता है। ठीक है, हिप के साइड से पूरा तो उठा ही चुके हैं गोर, लेकिन पूरा उठाने के बाद भी अगर मुड़ा मुड़ा हुआ रहता है, समझ गए, मुड़ा हुआ रहता है, तो अब घुटने के साइड से हम उसे और सीधा करने का प्रयास करते हैं और फ्लेक्स करने का प्रयास करते हैं, और उस समय अगर पेन होता है, दर्द होता है, तो पॉजिटिव होता है कर्निंग साइन, जो कि मेनिंजाइटिस का एक लक्षण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सीजर के रोगियों को निम्न में से समुदाय स्वास्थ्य अधिकारी सीएचओ द्वारा कौन सी नर्सिंग केयर दी जाती है? यानी किसी को दौरा आ रहा है, ठीक है ना, दौरा आने पर एक सीएचओ कौन सा नर्सिंग केयर प्रदान कर सकता है? तो प्रोटेक्ट द पेशेंट फ्रॉम इंजरी, पेशेंट को, मरीज को चोट से जो है सुरक्षा देना, ठीक है, सही है। मेंटेन एयरवे, मरीज को जो वायु मार्ग है उसको मेंटेन करना, सही है। एडमिनिस्टर एंटी कन्वल्सेंट एज प्रिस्क्राइब, ये भी सही है। एंटी कन्वल्सेंट दौरा को रोकता है, तो ये भी दवाई दे सकते हैं प्रिस्क्राइब जो है, तो इसलिए उपरोक्त सभी जो है एक किया जा सकता है। बात समझ गए? आगे है ब्रेडिकाइनेसिया का मतलब क्या है? ब्रेडिकाइनेसिया का मतलब क्या होता है? तो ब्रेडिकाइनेसिया इंक्रीज पल्स रेट, ठीक है, इंक्रीज पल्स रेट, स्लो मूवमेंट, फास्ट मूवमेंट, डिक्रीज पल्स रेट। तो ब्रेडिकाइनेसिया एक जो है एज के साथ बढ़ने वाला समस्या होता है, जिसमें मूवमेंट जो है आपका क्या होता है, स्लो हो जाता है, बॉडी का कम हो जाता है। ठीक है, आगे है, यहाँ पे देख सकते हैं वेन फ्रैक्चर लाइन एक्सटेंड्स थ्रू द इंटायर बोन दिस टाइप ऑफ फ्रैक्चर इज नोन एज, कहता है कि वेन फ्रैक्चर, जब फ्रैक्चर होता है तो लाइन एक्सटेंड थ्रू द इंटायर बोन, यानी एक दूसरे बोन के बीच में यह प्रवेश कर जाता है, तो दिस टाइप से फ्रैक्चर किस नाम से जानते हैं? तो जब फ्रैक्चर होता है और टूट कर हड्डी एक दूसरे हड्डियों को पार कर जाता है, आर पार कर जाता है, तो हड्डियों को, मतलब एक हड्डी टूट गया, यहाँ से टूट गया बीच से, अब ये टूटने के बाद जो है यहाँ आ गया और एक हड्डी यहाँ आ गया, तो इसे कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है 17 नंबर, फ्रैक्चर विथ मल्टीपल बोन फ्रेगमेंट को क्या कहते हैं? कहता है कि फ्रैक्चर है और हड्डी खंड खंड टुकड़ों में टूट गया है, तो उसे कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर बोलते हैं। ठीक है, जटिल फ्रैक्चर, समझ गए? आगे निम्न में से फ्रैक्चर के मरीज का मैनेजमेंट क्या है? तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि निम्न में से फ्रैक्चर के मरीज का प्रबंध क्या है? तो देखिए, मरीज के फ्रैक्चर मरीज के प्रबंध जो है एनाल्जेसिक, ये भी एनाल्जेसिक दे सकते हैं, सही बात है, प्रबंध में है। ठीक है, ट्रैक्शन भी होता है, नॉन ऑफ दीज, लेकिन सबसे प्रबंध में जैसे ही आए तो सबसे आपको प्राइमरी सोचना है। तो प्राइमरी में यही सोचना है कि क्या हो सकता है प्राथमिक प्रबंध। तो इमोबिलाइजेशन ऑफ एफेक्टेड पार्ट, यानी जो पार्ट है, बॉडी पार्ट है जहाँ पे फ्रैक्चर हुआ है, उस पार्ट को, उस बॉडी पार्ट को इमोबिलाइज करे, यानी वहाँ के गति मूवमेंट को रोक दे और उस पार्ट को स्थिर करके रखे। ठीक है, तो ये अपना पहला मेजरमेंट होता है। आगे है, निम्न में से मोस्ट कॉमन बोन कैंसर कौन सा होता है? ठीक है ना, कॉमन बोन कैंसर पूछ रहा है, तो ऑस्टियोसार्कोमा, ठीक है ना, ऑस्टियोसार्कोमा यह मोस्ट कॉमन कैंसर होता है। ठीक है, आगे है 20 नंबर, क्लेफ्ट लिप के रिपेयरमेंट या सर्जरी के लिए सही समय कौन सा है? तो सही समय 3 से 6 महीने होता है। अगर कोई सिंगल महीना दिया रहेगा तो हम लोग 6 महीने पर टिक मारेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है यहाँ पे, भारत में पुरुषों में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला कैंसर कौन सा है? तो पुरुषों में सबसे ज़्यादा ओरल में, ठीक है ना, मुंह का जो कैंसर होता है उसमें पाया जाता है सबसे ज़्यादा। ठीक है, आगे है, भारत में महिलाओं में सबसे ज़्यादा कहेगा तो सबसे ज़्यादा महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर पाया जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? कार्सिनोमा बोलते हैं, कार्सिनोमा ब्रेस्ट कैंसर, जो स्पंजी इस टिश्यू में होता है। ठीक है, आगे है यहाँ पे 23 नंबर है, ब्लड डोनेशन से पहले कौन सी बीमारी का पता लगाने के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट किया जाता है? तो ब्लड डोनेशन से पहले जो भी वायरल बीमारी होता है, जैसे एड्स वगैरह, HIV, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, इन सब के पता लगाने के लिए जो है हम लोग क्या करते हैं, ब्लड डोनेशन से पहले जांच करना ज़रूरी होता है। मान के किसी व्यक्ति में HIV हो और उसका हम जांच नहीं किए और डायरेक्ट ब्लड लेकर किसी दूसरे मरीज को चढ़ा दिए, तो क्या हो जाएगा, दूसरा मरीज भी इफ़ेक्टेड हो जाएगा, इसलिए जांच करते हैं। आगे है 24 नंबर, ओपन एंगल ग्लूकोमा के लिए ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या है? देखिए, तो ग्लूकोमा के लिए
ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस यानी ड्रग ऑफ चॉइस जो होता है वह होता है टीमोलॉल, ठीक है, टीमोलॉल होता है, इसको ध्यान करके रखिएगा। जो क्या करता है, प्रेशर को कम करता है, समझ गए। जो एक्वस ह्यूमर होता है जिसके बढ़ने से ग्लूकोमा होता है उसके सिक्रेशन को कम कर देता है। ओके, आगे है 25 है, आमाशय के तत्व गैस्ट्रिक कंटेंट को एस्पायरेशन करने हेतु यानी निकालने हेतु कितनी ट्यूब अंदर तक डालते हैं। जो गैस्ट्रिक ट्यूब होता है जो हम लोग पेट के अंदर में डालते हैं ट्यूब को, तो कितने जो है दूरी तक हम उस ट्यूब को डालते हैं जिससे पेट के पदार्थ बाहर आ जाए। तो लगभग 50 से लेकर 55 सेंटीमीटर तक हमें ट्यूब को अंदर डालते हैं, ठीक है, याद रखिएगा राइस ट्यूब को। आगे है, निम्न में से किसको छोड़कर सभी एनोरेक्सिया नर्वोसा का लक्षण है। एनोरेक्सिया नर्वोसा एक खाने से संबंधित समस्या है जिसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे किसको छोड़कर सभी एनोरेक्सिया नर्वोसा का लक्षण है। तो एक ऐसा है जो इसका लक्षण नहीं है। देखिए, प्रीडोमिनेंट सीन इन ओमेन, ठीक है, लॉस ऑफ वेट, अल्टरनेशन इन वाइटल साइन। तो जैसे ही ये एक ऐसा बीमारी है एनोरेक्सिया नर्वोसा जिसमें ज़्यादातर यह फीमेल कैंडिडेट लड़कियों में इफ़ेक्ट करता है। जैसे देखिएगा बहुत सारे लड़की जो है ना चाहते हुए भी अपने शरीर को मेंटेन रखने के लिए, वज़न मेंटेन रखने के लिए, मोटापा से बचने के लिए वह खाने से ही दूर भागते रहती है कि ज़्यादा खाएंगे तो मोटा हो जाऊंगी मैं, फिर नहीं देखूंगी अच्छी, मेरा लुक बिगड़ जाएगा। तो ये चीज़ों को दिमाग में बैठा के वो खाने से ही दूर भागती रहती है जो कि एक डिसऑर्डर होता है, समझ गए। तो ये इसका एक लक्षण एक्सेसिव ईटिंग नहीं होगा, क्योंकि एक्सेसिव ईटिंग में तो व्यक्ति बहुत खाएगा जो कि इसमें होता नहीं है, तो ये इसका लक्षण नहीं होगा। बाकी प्रीडोमिनेंट सीन इन वोमेन में दिखता है, जब भोजन नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है वेट कमेगा ही और उससे जो है वाइटल साइन भी अल्टरनेट हो जाएगा, समझ गए ना। तो कुल मिला के ये तीनों लक्षण होता है इसमें, लेकिन ये वाला नहीं होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे 27 है, इंसुलिन ले रहे मरीजों में निम्न में से कौन सी जटिलता हो सकती है। तो देखिए, इंसुलिन ले रहे मरीजों में सबसे पहला और मोस्ट कॉमन जटिलता होता है हाइपोगैलेसेमिया, ठीक है, हाइपोग्लाइसेमिया यानी ग्लूकोज का कमना। मान गए इंसुलिन ले रहे हैं और इंसुलिन ज़्यादा हो जाएगा तो अचानक से जो है आपका ग्लूकोज लेवल कम जाता है बॉडी में, ठीक है। तो पहला जटिलता तो ये हो सकता है। उसके बाद अगर कोई दूसरा जटिलता होता है तो वो जटिलता हाइपोकैलेमिया का होता है, क्योंकि इंसुलिन के लेने से पोटेशियम की मात्रा भी कम सकता है बॉडी में, जो हृदय के लिए खतरा पैदा करता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर का है यहाँ पे, निम्न में से कौन सा टेस्ट मायोकार्डियल डैमेज के लिए मोस्ट स्पेसिफिक है। मायोकार्डियल डैमेज कहा जाए तो यह हृदय के बिचला लेयर है, हृदय के मध्यम लेयर है। तो उस मध्यम लेयर में डैमेज होता है तो हार्ट अटैक व्यक्ति को आ सकता है, जिसे मायोकार्डियल इन्फारक्शन बोलते हैं। तो उसके लिए मोस्ट स्पेसिफिक जो टेस्ट होता है ट्रोपोनिन का टेस्ट कीजिए, जो ट्रोप्टी के माध्यम से पता चलता है, यह एक एंजाइम होता है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ता हूँ तो 29 नंबर है, कहता है यहाँ पे कि पीलिया में किसको छोड़कर सभी लक्षण है। देखिए, ये तो गलत है। पीलिया में तो भाई स्किन का पीलापन होता ही है, व्यक्ति लेथार्जी हो ही जाता है, ठीक है। और ये डिस्पोनिया या फिर एक्सकर्शन, ये भी राइट आंसर होगा, लेकिन ये वाला गलत होगा, ठीक है, ये लक्षण इसका नहीं होता, ध्यान रखिएगा। आगे मैं बढ़ता हूँ, यहाँ पे 30वां नंबर क्वेश्चन है, कार्पल स्पाज्म व्हेन द अपर आर्म इज कंप्रेस्ड टू कॉज इज एस्केमिया टू द नर्व डिस्टेली को क्या कहते हैं। कहता है कि जो कार्पल स्पाज्म है, कार्पल में स्पाज्म है, संकुचन जो है अपर आर्म में हम ऊपर कहीं दबाते हैं तो वहाँ पे ब्लड फ्लो कमी होने से वहाँ पे कार्पल स्पाज्म हो रहा है। तो वह कौन सा नर्व की समस्या होता है। मान गए हमारा अपर आर्म है, ठीक है ना, ऊपर के आर्म है, बाजू है, उसमें हम लोग कंप्रेस करते हैं तो वहाँ पे ब्लड फ्लो कम होता है, तो जिससे हमारा कार्पल जो है वो उसमें स्पाज्म आता है। तो यह किस यह नर्व के समस्या से होता है, यानी तंत्रिकीय क्षति से होता है। तो इससे हम लोग क्या कहते हैं कि जब प्रेस करें तो नर्व जो है डिस्टेली होता है और व्यक्ति को कार्पल स्पाज्म होता है, तो वो होता है ट्रोजर साइन में, ठीक है ना, ट्रोजल साइन में, या इसे कार्पल सिंड्रोम भी कहते हैं, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने
30 प्रश्न आपको करा दिया वीडियो में। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा देखने में, समझने में। तो हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। ये रहा आज का 30 प्रश्न। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।